बोलते जाओ, जीओसी वाले पार्ट में क्या क्या डाउट है? सर 26 क्वेश्चन नंबर 26 वाले पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है ये पूछा है। तो कंपाउंड के स्टेबिलिटी वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो जैसे एरोमेटिसिटी होने से कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, रेजोनेंस होने से कंपाउंड स्टेबल हो सकता है, या फिर हाइपर कंजुगेशन से कंपाउंड स्टेबल हो सकता है। ये तीन फैक्टर अपने स्टेबिलिटी का फैक्टर है। रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं। और दूसरा एक और हो सकता है रिंग का स्ट्रक्चर। ऑल्दो देख के मालूम पड़ रहा है कि सब जगह एग्जैक्टली सेम कंपाउंड है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो रिंग के स्ट्रक्चर में तो कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। तो पहले वाले केस में हम लोगों को दिख रहा यहाँ पे रेजोनेंस का फैक्टर एक तो यहाँ पे, और OAC का मतलब हो गया O के साथ C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटेट को हम लोग AC से भी डिनोट किया करते हैं। जब भी एसीटेट आएगा, एसीटेट का मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, इसको AC से डिनोट किया जा सकता है। तो बेसिकली हम लोगों का यहाँ से कंजुगेशन सिस्टम शुरू हुआ, लीनियर कंजुगेशन चल रहा पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में हम लोगों का यहाँ तक रेजोनेंस है, यहाँ पे कंजुगेशन सिस्टम का एक पार्ट है छोटा सा जो कंसिडर कर सकते हैं, बट क्रॉस कंजुगेशन टाइप का सिस्टम है ये दोनों के दोनों। थर्ड वाले केस को कंसिडर करेंगे तो AC में तो कोई रेजोनेंस नहीं है, ऊपर यहाँ का पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, यहाँ पे एक रेजोनेंस का फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है। चौथे वाले कंपाउंड में हमको एरोमेटिक कंपाउंड दिख रहा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड एरोमेटिक दिख रहा, और एरोमेटिक कंपाउंड ओवरऑल काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा ऐसा सोचा जा सकता है। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 23 वाले पार्ट में कंपेयर द कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस ABC। हम GOC का डिस्कशन करते वक्त बताए थे तुम लोगों को कि सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड रोटेशन का फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जैसे मान लो सबसे पहला वाला केस है, तो इस पहले वाले केस में याद होगा कि इस कंपाउंड को ऐसा ब्रेक करके रखा करते हैं, क्योंकि इसको जब ब्रेक करेंगे तो उसके वजह से दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक निकल के आता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट भी एरोमेटिक है, नीचे वाला पार्ट भी एरोमेटिक है। अगर दोनों ही एरोमेटिक है तो मॉलिक्यूल इसी फॉर्मेट में रहना चाहेगा, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हाई होगा ऐसा सोचा जा सकता है। जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस, तो जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड रोटेशन, मतलब पहले वाले केस में बॉन्ड रोटेशन हो सकता है। सेकेंड वाले की बात करते हैं, इसको ब्रेक करके नीचे डालेंगे क्योंकि 5 मेंबर रिंग एरोमेटिक तब बनेगा जब उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अपने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में हम लोगों का 7 मेंबर रिंग जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, 5 मेंबर रिंग नेगेटिवली चार्ज रहेगा। इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है। एक यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं, पहले थर्ड को भी देख ही लेते हैं। थर्ड में 3 मेंबर रिंग भी पॉजिटिव चार्ज होने पे ही एरोमेटिक होता है, और 7 मेंबर रिंग भी पॉजिटिव चार्ज होने पे एरोमेटिक होता है। बॉन्ड को अगर ब्रेक करके नीचे डालेंगे तो एक एंटी एरोमेटिक बनेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके अगर ऊपर डालेंगे तो ऊपर वाला पार्ट एंटी एरोमेटिक बनेगा। मतलब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ एग्जैक्टली डबल बॉन्ड रहेगा। और डबल बॉन्ड होने का मतलब कि बॉन्ड का रोटेशन मुश्किल होगा। तो C वाले पार्ट में बॉन्ड का रोटेशन सबसे डिफिकल्ट है ऐसा सोचा जा सकता है, मतलब C सबसे लास्ट में होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में 5 मेंबर रिंग पे नेगेटिव चार्ज, सेकंड वाले पार्ट में 5 मेंबर रिंग पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट तो कॉमन है दोनों केसेस में, तो बचा क्या? 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 7 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। दोनों में ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा अगर ऐसा कंपेयर करें तो? सेकेंड वाला। क्यों ऐसा? 5 मेंबर मतलब ये ज्यादा 7 मेंबर रिंग वाले पार्ट में ज्यादा रेजोनेंस होगा, ज्यादा रेजोनेंस का मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी आएगा। तो बेसिकली पहला स्ट्रक्चर जो है वो जो अपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो स्टेबल है, रह सकता है आराम से। दूसरा स्ट्रक्चर जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो भी स्टेबल है, रह सकता है। लेकिन सेकेंड स्ट्रक्चर रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 5 मेंबर रिंग तो कॉमन था, और 3 एंड 7 वाले पार्ट में जो 7 वाला पार्ट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा, तो बेसिकली उस 7 के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से पूरा जो सेकेंड स्ट्रक्चर में हम लोगों का कन्वर्जन का फैक्टर है वो ज्यादा इजी हो पाएगा। मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर अपने पास ज्यादा रहने वाला है, और अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहने वाला है तो बॉन्ड रोटेशन भी आसानी से हो पाएगा। मतलब B में बॉन्ड रोटेशन ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू A। C तो सबसे लास्ट ही निकल के आने वाला है। समझ आया सवाल?
Yes. ये सब सवाल मोस्टली वैसे हैं जो पहली बार में हो सकता है ना बने, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बनाया जा सकता है, ऑप्शन देख के भी सोचा जा सकता है, बट ये सीखने लायक सवाल है कि अगर ऐसा सवाल इन केस कभी आया, मतलब पॉसिबिलिटी की बात है कि जीओसी के 10 साल के करियर में एक सवाल पूछा जा सकता है नीट में, ऐसा मतलब 10 साल में एक बार पूछेगा, बट वो एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी के लिए बस इसको सीख के रखना है कि ऐसा है तो ठीक है, अगर कभी आया तो सवाल सॉल्व करने के लिए सोच सकते हैं, वो सवाल छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 के अलावा कोई डाउट? 34। क्वेश्चन नंबर 34, साहिल थोड़ा जोर से बोलना, तेरा आवाज बहुत धीरे आ रहा है आज। क्वेश्चन नंबर 34 में 33 तो बन गया होगा, तो क्लास में हम करा रखे हैं ना, क्रॉस कंजुगेशन, लीनियर कंजुगेशन, ये सब तो आसानी से बन Yes, जाएगा। sir. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और देयर बॉइलिंग पॉइंट। ऑल्दो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जीओसी में नहीं पढ़ते हैं, बट बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने आना चाहिए। जब भी बॉइलिंग पॉइंट का सवाल होगा ना, तो ये देखना कि कंपाउंड आयनिक है कि कोवेलेंट है। अगर कोवेलेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कम होगा, आयनिक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और कोवेलेंट में भी एक चीज देखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन क्रिएट होता है। कंपाउंड जिनका मोलर मास कंपेरेबल होता है, अगर वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाता है। मोलर मास अगर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एंड अगर मोलर मास कंपेरेबल है तो हम लोग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जैसे ये सारे कंपाउंड्स में मोलर मास हमको कंपेरेबल दिख रहा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक मास नंबर का डिफरेंस है, सब में 5-5 कार्बन है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, मोलर मास कंपेरेबल है। अगर मोलर मास कंपेरेबल है तो इस केस में पहले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा और लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रहा, लेकिन बाकी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है। तो अगर फर्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और लास्ट में, तो एक चीज शायद याद होगा तुम लोगों को, ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन वाला केस। तो इस केस में ये चीज होता है, नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन को जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से अटैच कराते हैं, तो उस केस में जितना ज्यादा इस हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड होगा वो उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराएगा, उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जा सकता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा, मतलब ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसोसिएट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर जेड का नंबर आना चाहिए। बाकी दोनों को अगर कंपेयर करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मोलर मास का फैक्टर ले लेंगे हम लोग कि ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा डाइपोल क्रिएट करा सकता है। मोलर मास भी बोल सकते हैं, डाइपोल भी बोला जा सकता है कि ऑक्सीजन वाला पार्ट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डाइपोल क्रिएट करेगा, और जितना ज्यादा डाइपोल उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट सोचा जा सकता है। ये हम लोगों के उसमें आया था, मतलब नॉर्मली हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर में डिस्कस करते हैं कि अगर हम लोगों का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने का मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो वॉन डेर वाल इंटरेक्शंस हैं उतना ही ज्यादा ज्यादा होते जाएंगे। तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये गैसीय स्टेट में भी पढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों का ए का जो फैक्टर है वो हम लोगों के पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पोलर मॉलिक्यूल तो हायर वैल्यू ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है या हायर वैल्यू ऑफ ए होता है, तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा निकल के आना चाहिए। तो Z के बाद हम लोग का X का नंबर होना चाहिए, फिर Y का नंबर होना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है। WZXY ऐसा कुछ ऑप्शन डी सोचा जा सकता है। समझ आया बॉइलिंग पॉइंट का फैक्टर? यस सर। ये ऑल्दो तुम्हारे जीओसी से रिलेटेड नहीं है, एक जनरल कन्वेंशन है, ये टाइम के साथ सीख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट अलग से नहीं पढ़ सकते, अलग से पढ़ाया जा सकता है प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री में, लेकिन इसको अलग से बहुत ज्यादा नहीं सीख सकते। ये ऐसा है कि सुन रखा है हम लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सुन रखा है हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो बीच में कहीं कहीं इसको एज अ डिस्कशन हेल्ड कर लो। क्वेश्चन नंबर 34 के अलावा 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 वाले पार्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर, कौन सा कंपाउंड मोस्ट पोलर होगा? ये तो याद रखना, एक सवाल हम कराते हैं हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड में, और उसको स्टार मार्क भी कराते हैं, याद है? यस। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम 3 इंफॉर्मेशन दिया करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन पोलर इन नेचर, दूसरा सोल्यूबल इन वाटर या सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तीसरा ब्लू कलर। तो पोलर मॉलिक्यूल होता है, याद रखना होगा इस चीज को, क्योंकि जब इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड वाले पार्ट में हम लोगों का जो 5 मेंबर रिंग है उसमें माइनस चार्ज आता है, और जो 7 मेंबर रिंग है उसमें प्लस चार्ज आता है।
प्लस और माइनस अगर सेपरेट हो गया तो डाइपोल मोमेंट काफी हाई हो जाएगा। तो ये याद रखना, इस तरीके से ज्यादा बेटर है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 49 के अलावा? आइसोमेरिज्म में ओके, हम एक काम करते जाएंगे। जैसे मान लो कि ये डिस्कशन तुम लोग का जो हो रहा है ना, इस डिस्कशंस को हम लोग, जैसे मेरे पास तो वन नोट में पढ़ा ही रहेगा, तो इन फ्यूचर जैसे जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं, जिन सब में तुम लोगों को डाउट आया है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके रख लेंगे, ताकि कभी हम रिवीजन असाइनमेंट दे तुम लोगों को तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को वहां पे डालें जो क्वेश्चन में तुम लोग को दिक्कत हुआ। जहां जहां डाउट आया है बस उन सब क्वेश्चंस को हम लोग कलेक्ट करते चले जाएंगे। और वन नोट में मेरा रिकॉर्ड वैसे भी होता जा रहा है, तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। वन नोट हम एक दिन उठाएंगे, सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और उसको हम एक अलग से फाइल में सेव करते जाएंगे, और फिर वहां से एक पीडीएफ बना के रिवीजन असाइनमेंट बनाएंगे, ताकि तुम लोग के सामने ये सब क्वेश्चन रिपीट हो, ताकि ये सब फैक्ट्स रिपीट होता चला जाए। ऑल्दो हम अपना जो टेस्टिंग पोर्टल बनाने का जो प्लान किया, उसमें यही सारे फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं कि हमको लोग को बार बार इतना मेहनत ना करना पड़े। जो क्वेश्चंस आए वो एक बार आए तो दोबारा वापस से रिपीट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 30 वाले पार्ट में 30 13 13 ओके। क्वेश्चन नंबर 13 हमको लगा था इसमें लोग डाउट पूछेंगे, ये स्ट्रक्चर को देख के डाउट आया होगा, है ना? बाकी सारा बन गया ऊपर क्या? हाँ, उसके ऊपर तो 2 ही क्वेश्चन दिया था। नहीं नहीं, ये सब ऑप्शन बन गया। नहीं सर, ये क्वेश्चन नंबर नहीं बना। ओके, सवाल ने पूछा है कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो इस केस में सबसे पहला कंपाउंड, लास्ट क्लास में पूछे थे तुम लोग, नाइट्रोजन में अमाइन इन्वर्जन क्या होता है। तो इस केस में नाइट्रोजन वाले पार्ट के ऊपर लोन पेयर है, उसके ऊपर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप और 3 ग्रुप दे रखा। और एक और चीज है, ये वैसे भी इनएक्टिव होगा। जैसे अमाइन इन्वर्जन होता तो कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव मानेंगे, पहला चीज। तो यहाँ दिख रहा है कि नाइट्रोजन में जैसे हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक छोटे से पॉइंट से रिलेट करते हैं कि कंपाउंड में एक कायरल सेंटर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, एक हम लोग का C3H7 है, एक CH3 और एक बेंजीन रिंग है, 4 अलग अलग ग्रुप दे रखे हैं। इसका मतलब एक कायरल सेंटर है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन पे अमाइन इन्वर्जन होता है, इस अमाइन इन्वर्जन की वजह से हम लोगों का कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा, पहला चीज। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हम लोगों का जो लोन पेयर वाला पार्ट है, जैसे कायरल सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है, कुछ याद है? हाँ, जिसमें चारों डिफरेंट होता है और sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, बट नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, हम शायद 7वीं बार रिपीट कर रहे हैं। नाइट्रोजन का लोन पे अगर रेजोनेंस में जा रहा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। तो ये कायरल सेंटर तो हो ही नहीं सकता। sp2 मतलब प्लानर मॉलिक्यूल, प्लानर मॉलिक्यूल में हमेशा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। मान लो बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सल्फर के ऊपर हमको एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड में चला गया एक लोन पेयर, और ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा सकता क्योंकि पहले से रेजोनेंस है यहाँ पे। अगर पहले से रेजोनेंस है तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो सल्फर पे एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन, एक CH3, एक बेंजीन रिंग, मतलब 1 कायरल सेंटर। अगर एक कायरल सेंटर मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, और इसमें अमाइन इन्वर्जन जैसा कोई चीज नहीं होता है। अमाइन इन्वर्जन नाइट्रोजन में होता है, कार्बनायन के केस में होता है। अगर CH3 माइनस है, कार्बनायन, कार्बन के ऊपर माइनस, तो यहाँ भी अमाइन इन्वर्जन होता है, बट अपने काम का रिलेवेंस नहीं रखता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन की बात करने से पहले फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हमको सिंपल दिख रहा है, यहाँ कार्बन पे कायरल सेंटर दिख रहा है हमको, हाइड्रोजन है, OH है, COH और बेंजीन रिंग। अगर एक कायरल सेंटर मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं। एंड ऐसा तुम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा है क्या? एलिन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, एलिन्स या क्यूमुलिन्स, ऐसा C डबल बॉन्ड C यस सर। पढ़ा है, तो यहाँ से ये चीज बनाया जा सकता है। दिख रहा है 3 कार्बन, हाँ, समझ गए। चलो ठीक है, ओके। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। जिसको सी ऑप्शन में दिक्कत होगा पूछ लेना, सी ऑप्शन में अगर कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं। इसका एक छोटा सा तरीका है मेरे पास बताने को, हम आराम से एक छोटा सा तरीका बता सकते हैं तुम लोगों को कि कैसे यहाँ पे
कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव पहचान सकते हैं। एलिन्स का बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो तुम लोगों को हाथ के स्ट्रक्चर से बना के देखना होता है नॉर्मली। तो अगर डाउट है सी ऑप्शन में तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा? सर 23 क्वेश्चन नंबर 23 में द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कुड एग्जिस्ट फॉर द कंपाउंड बिलो। ये तो बनने लायक सवाल है। काउंट करने नहीं आता। काउंट करना नहीं आता, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है, काउंट काहे करना है? सिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है, सिमेट्रिकल कंपाउंड में टोटल 4 कैरल सेंटर दिख रहा, तो इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर है। इवन नंबर ऑफ कैरल सेंटर में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हम लोग अगर काउंट करें तो 2 to the power n-1 होता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो काउंट करें तो उस केस में 2 to the power n-2/2 होता है। और टोटल स्टीरियोआइसोमर का मतलब एक्टिव प्लस इनएक्टिव सारा कुछ लेके चलेंगे, तो 2 to the power 4-1 3 प्लस 2 to the power 4-2/2 मतलब 2/2 बेसिकली 1 आएगा। तो 8 + 2 10, अपना 10 आंसर आने वाला है। फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूला याद नहीं है? फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला बताया गया है कि फॉर्मूला नहीं बताया गया है? बताया गया बट मेरे को याद नहीं था। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि तुम लोग एग्जामिनेशन में काउंटिंग से रिलेटेड सवाल नहीं आने वाला। अगर काउंटिंग आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बड़ा सिंपल सा केस आना चाहिए, ठीक है? तो उसमें कुछ काउंटिंग के केसेस हम बताएंगे, बस कुछ सिखाने के लिए हम सिखा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज काउंटिंग का केस तुम लोग को स्किप कर लेना है, मोस्टली फॉर्मूले से सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में विच पेयर ऑफ द सॉल्ट वुड हैव आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटीज इन मिथेनॉल? किस कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी आइडेंटिकल होगा मिथेनॉल में? देखो ये सब सवाल जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सवाल होता है, बट ऐसा नहीं है कि ये सब सवाल नहीं बना सकते, बस इन सब सवाल को एक्चुअल में क्रिटिकल सवाल बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आइडेंटिकल सॉल्युबिलिटीज, सॉल्युबिलिटी किस तरह का प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी? साहिल? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई कंपाउंड सुना है जहाँ पे, या ऐसा कोई आइसोमर सुने हैं जहाँ का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होता है? एनांशियोमर। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया, वहां से एक चीज मालूम पड़ गया कि एनांशियोमर्स चाहिए अपने को। तो विच पेयर ऑफ सॉल्ट, कौन से सॉल्ट का पेयर एनांशियोमर के जैसा एग्जिस्ट कर रहा है, बस ये चीज अपने को चाहिए। तो ये जैसे कंपाउंड 1 है एंड इसके साथ कंपाउंड 2 का कंपैरिजन करो, मतलब कंपाउंड 2 के पूरे स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, क्योंकि यहाँ 2 कैरल सेंटर है, एक यहाँ कैरल सेंटर, एक यहाँ कैरल सेंटर। तो इसको कंपेयर करने से 1 को 2 से, 1 को 3 से, 1 को 4 से कंपेयर करके एनांशियोमर निकालना है। और इवन दो तुम लोगों को याद होगा, हम शायद तरीका ऐसा बता दिए थे कि काउंटिंग में एग्जैक्टली कैरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन मत निकालना, मान लेना कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन। तो मान लेते हैं RR कॉन्फ़िगरेशन है, तो RR का एनांशियोमर क्या निकल के आना चाहिए श्रुति? अब खाना खाने भाग गई क्या तुम? सो गई? नहीं सर। क्या होता है RR का एनांशियोमर, क्या निकल के आएगा? बोलो भाई। अगर हम RR कॉन्फ़िगरेशन लेके चल रहे हैं तो उसका एनांशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए? SS। मिरर इमेज की बात कर रहे हैं हम लोग, S एंड S। तो जैसे ये चीज हम लोग सीधा ऐसा सोच सकते हैं अपने पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में। अगर हम लोग का स्विचिंग होता है, स्विचिंग वाला फैक्टर याद है कि सब भूल गए तुम लोग? मतलब ज्योत्सना को तो याद होगा मोस्ट प्रोबेबली, बाकी तीनों लोगों से पूछ रहे हैं, स्विचिंग वाला पार्ट याद है कि भूल गए? याद है। याद है, तो चलो ठीक है। जैसे याद है। सबसे पहले वाले कंपाउंड की बात करते हैं। H अपने जगह पे है, PH अपने जगह पे नहीं है, CH3 अपने जगह पे नहीं है, और NH3+ अपने जगह पे नहीं है। अगर 3 कंपाउंड अपने जगह पे नहीं होता है, इसका मतलब हमेशा 2 स्विच होता है। तो अगर 2 स्विच हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ R कॉन्फ़िगरेशन है, बाय डिफॉल्ट एनांशियोमर तो निकल के नहीं आने वाला, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड को जब कंपेयर करेंगे, H अपने जगह पे नहीं है, NH3 अपने जगह पे नहीं है, PH एंड CH3 अपने जगह पे दे रखा है। तो 2 कंपाउंड अगर अपने जगह पे नहीं है मतलब एक स्विच मतलब यहाँ S कॉन्फ़िगरेशन होगा। दूसरे को कंपेयर करेंगे तो CH3 अपने जगह पे नहीं है, H अपने जगह पे नहीं है, PH अपने जगह पे है, CO- अपने जगह पे नहीं है। तो बेसिकली PH को छोड़ के बाकी तीनों कंपाउंड अपने जगह पे नहीं है, या तीनों ग्रुप्स अपने जगह पे नहीं है। 3 ग्रुप्स अपने जगह पे नहीं है मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट विल रिमेन सेम। ये आंसर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग लास्ट ऑप्शन को आंसर ले सकते हैं, बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं।
लास्ट ऑप्शन में H वाला पार्ट अपने जगह पे हमको नहीं दिख रहा, फिर उसके बाद पीएच वाला पार्ट अपने जगह पे नहीं दिख रहा, CH3 पहले कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अपने जगह पे नहीं दिख रहा और NH4+ भी अपने जगह पे नहीं दिख रहा। अगर हम लोगों का 4 पार्ट अपने जगह पे नहीं दिख रहा तो हम लोग कुछ कुछ कर तो सकते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें 2 ही स्विचिंग में अपना काम हो जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं। अगर मान लो कि हम लोगों का पीएच को ऊपर ले जाना है तो यहाँ एक स्विच कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग को NH3+ मिल जाएगा। एक स्विच में अपना काम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को NH3 को उठा करके नीचे लाना है और CH3 को उठा के राइट साइड में लाना है। यहाँ दूसरा स्विच कर लेते हैं। CH3 वाला पार्ट ऊपर चला गया, मतलब राइट साइड में चला गया, H नीचे आ गया, और यहाँ से तीसरा स्विच कर लेते हैं, H लेफ्ट में और NH3+ राइट साइड में। एक स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता था, 2 स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम, 3 स्विच करने पे कॉन्फ़िगरेशन वापस से इन्वर्ट होता है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आराम से S बोल सकते हैं। और अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो CH3 अपने जगह पे दिख रहा, पीएच अपने जगह पे एग्जैक्टली दिख रहा है हमको, H वाला पार्ट अपने जगह पे नहीं दिख रहा और CO- अपने जगह पे नहीं दिख रहा। मतलब 2 ग्रुप अपने जगह पे नहीं दिख रहा है, एक स्विच है। तो S कॉन्फ़िगरेशन और रिएक्टेंट में R मान के चल रहे थे, मतलब 1 और 4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए सोचा जा सकता है। समझ आया सवाल कैसे सॉल्व किया मैंने? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि हम थोड़ा फास्ट सॉल्व किए हैं क्वेश्चन में। ये चीज, ये तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है, इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने सुना है, सब लोगों ने सुना है कि कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ऐसे आंसर डाल सकते हैं। हम बस इसको यही कर रहे हैं कि हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को स्किप कर दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट को हम इग्नोर करके चल रहे हैं, उससे मेरा काम हो जा रहा है, उसके बिना ही मेरा काम हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 के अलावा कोई डाउट? फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ओके, आइसोमरिज्म और जीएस में अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर डाउट नहीं है तो आज शाम में फिर से होमवर्क हम बता देंगे कि तुम लोग का तो क्या होमवर्क रहेगा। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी डाउट है बोलते जाओ। फिर इसमें 6 क्वेश्चन नंबर नहीं, कुछ नहीं, एक सेकंड। फिर नहीं है डाउट, हम मार्क करना भूल गए। तो मार्क करना भूल गए इसलिए डाउट नहीं है, फिर डाउट ही नहीं है? मतलब था बट अब दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, बाकी लोग कोई डाउट? 35. 50। क्वेश्चन नंबर 35 बोले ना? Yes. क्वेश्चन नंबर 35 में an ion is reduced to the element when it absorbs 10 to the power 21 इलेक्ट्रॉन। हम एक काम करते हैं, इसको हम राइट साइड में एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है an ion is reduced to the element when it absorbs, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 into 10 to the power 20 electrons. The number of equivalents of the ion is, एक आयन है जो कि 6 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ आयन इज, तो ऐसा लिख लेते हैं। हमको नहीं मालूम कि आयन कौन सा है, और आयन वाले पार्ट जो है अपने आप को इलेक्ट्रॉन गेन करा के एलिमेंट में रिड्यूस कर ले रहा है। और ऐसा बोला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 into 10 to the power 20 बोला था ना, 20। ओके, तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमको ये जानना है कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो चार्ज कैसे निकालेंगे श्रेया, श्रुति? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? N into कितना? कुलम के फॉर्म में बताओ, एग्जैक्टली कुलम के फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? so 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज मालूम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पता है तो टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। हाँ 1.6 into 10 to the power minus 19 into 6 into 10 to the power 20, ये तो टोटल चार्ज हो गया।
और हम लोग क्या करते थे बेसिकली, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज, ये लास्ट क्लास में हम बताए थे। Yes, sir. और नंबर ऑफ फैराडे कैसे निकालते हैं, तो Q अपॉन 96500 कूलम के बराबर निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा। Yes, sir. और कोई डाउट किसी को क्वेश्चन नंबर 35 के अलावा? 50। क्वेश्चन नंबर 50 सबसे लास्ट क्वेश्चन में डाउट है, बीच में सारा क्वेश्चन बन गया। यस इतना हाँ। आसान सवाल था। हाँ तान्या, आसान सवाल था क्या? यस सर। सर, आज बन गया। हाँ बन गया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना ही भारी नहीं है, थोड़ा भारी है, मना नहीं कर रहे, लेकिन आप मेडिकल के लिए उतना भारी नहीं है। कुछ नस्ट इक्वेशन को अगर छोड़ देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक्चुअल में नस्ट इक्वेशन थोड़ा भारी लगता है क्योंकि वो बहुत पुराने पुराने टॉपिक से रिलेशन रखता है। अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आसान टॉपिक है। नस्ट इक्वेशन को छोड़ दे अगर मेडिकल के पर्सपेक्टिव से, नस्ट इक्वेशन बहुत अजीबोगरीब टाइप का चीज होता है, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम डाल दो तो थोड़ा भारी लगने लगता है, अदरवाइज भारी नहीं है। How many coulombs of electricity are required for the oxidation of 1 mole of H2O to O2? 1 मोल ऑफ H2O to O2 को जब हम लोग यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन करने के लिए, पहले तो हमको ये बताओ साहिल, इसका इक्वेशन क्या होगा? H2O का जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो इक्वेशन बताओ। ये हम बोले थे तुम लोगों को याद करने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का इक्वेशन रटना है। कितना होगा? और अगर ये याद नहीं होगा तो 2H2O 2H2O। हाँ बोलो आगे, बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे, बस प्रोडक्ट बता। O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा। अरे अगर याद नहीं रखेगा तो बहुत दिक्कत होगा इलेक्ट्रोलिसिस में, याद रखने पड़ेगा इक्वेशन। वाटर का तो याद रखना ही रखना है। H2 वाला पार्ट O2 और H प्लस में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेशन के टाइम पे, H2 एंड OH माइनस में कन्वर्ट होता है रिडक्शन के टाइम पे। तो इस केस में जब हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो 2 H2O यस 4 H प्लस और साथ ही साथ हमको दिख रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो आराम से बैलेंसिंग निकल के आ जाएगा। अब पूछा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2। 1 मोल ऑफ H2O के लिए हम लोगों का, जैसे चलो ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, वैलेंसी फैक्टर कितना है H2O का? तो साहिल साहिल बताओ। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। वैलेंसी फैक्टर के लिए ऐसा बोला था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? तो 1 मॉलिक्यूल के लिए हम लोग आराम से 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर सकते हैं, मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर होगा। वैलेंसी फैक्टर मालूम पड़ गया तो हम लोग को पूछा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड, तो सीधा यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। और ये चीज बोला भी है तुम लोग को यहीं से शुरुआत करना, नंबर ऑफ फैराडेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हमेशा सवाल यहीं से शुरू करना है, ये चीज ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ फैराडे निकालना है, तो नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू Q अपॉन 96500 के बराबर वैल्यू होगा, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर सोच सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से जब Q वाला पार्ट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो 96500 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर दे रखा है सवाल में, और वैलेंसी फैक्टर 2 के बराबर है, तो 96500 इंटू 2 जब करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आना चाहिए 000 12 1 13 19 3000 ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए। 1.93 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? 5 ना, 1.93 ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया साहिल? यस सर। ये सब सवाल बनने लायक सवाल है, ये सब सवाल छूटने लायक नहीं है, बहुत सिंपल से सवाल है। एक्चुअल में हम लोगों ने बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन सब क्वेश्चंस का एक एक पार्ट किया है, हर एक बड़े क्वेश्चंस में इन सब क्वेश्चंस का छोटा छोटा पार्ट किया है, उससे रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई डाउट किसी को? बस सर इतना ही 1 डाउट था? ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम होता है? सेम चीज होता है। जैसे ग्राम मोल हम लोग सुनते हैं ना कभी, 1 ग्राम आयन,
तो ऐसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड एसोसिएट कर लिया जाता है। और कोई डाउट? नो सर। अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास मेरा कब है देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम होमवर्क देंगे, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे केमिस्ट्री का हम क्लास लगाया भी नहीं है, जानबूझ के नहीं लगाए, क्योंकि केमिस्ट्री में तो ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है टॉपिक। उसमें हम चाह रहे हैं कि पहले मैथ्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो अरविंद का क्लास खत्म हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास आराम से बढ़ाएंगे। और इस वीक हमको थोड़ा काम था, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम था, तो हम चाह रहे थे कि हम थोड़ा फ्री लें टाइम, क्योंकि हम लोग जिस नए पोर्टल से बात कर रहे हैं उसमें ये फीचर अच्छा है कि उनके जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट नहीं होंगे। मतलब हम लोग जब भी कोई पेपर बनाएंगे तो उनके पास ऑलमोस्ट टोटल मिला करके हमको, मतलब बायोलॉजी में 60 हजार के अराउंड यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो उन 60,000 क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत अपलोड करते जा रहे हैं रेगुलरली, तो 60,000 क्वेश्चंस में अगर हम लोग मान लो 40-50 हजार भी यूज करते हैं, तो जब भी कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें यूनिक क्वेश्चंस ही आते जाएंगे। एटलीस्ट ये चीज अच्छा है। तो देखते हैं मतलब किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पोर्टल को यूज कर सकते हैं। उन्हीं का थोड़ा डेमो वगैरह चल रहा है, इसलिए हम इसी क्लासेस थोड़ा कम रखे थे। बट हमको टाइम टेबल में दिख रहा है तुम्हारा अगला केमिस्ट्री का क्लास वेडनेसडे को है, और कल एक्चुअल में एक फिजिक्स का क्लास है, उसके अलावा कोई क्लास तो नहीं है। तो बेसिकली हम आज थोड़ा एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट का। कहाँ तक होमवर्क चाहिए खुद ही बता दो। फिजिक्स का होमवर्क नहीं बताया। फिजिक्स का होमवर्क हम उत्पल सर को बोल दिए थे, फिजिक्स का होमवर्क अभी उत्पल सर ग्रुप में डाल देंगे। और नहीं तो कल पहला क्लास है तो थोड़ा बहुत होमवर्क होगा, 10-15 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का, मोस्ट ऑफ जो भी सर का डिस्कशन होगा। एंड बाकी सर एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि तुम लोगों को 11th क्लास के टॉपिक को किस तरीके से रिवाइज करना है, क्या क्या फिजिक्स में उसमें गोल है कुछ लोगों का। तो जो चीज गोल है उसको छोड़ करके बाकी टॉपिक्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपना शुरू हो जाएगा आराम से। तो वो सर एक बार डिस्कशन करके नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क देना शुरू करेंगे। इस वीक इसलिए 2 ही क्लास लगाए थे हम फिजिक्स का। नेक्स्ट वीक से 3 फिजिक्स का क्लास, 3 केमिस्ट्री का क्लास रहेगा, और डिस्कशन क्लास में जो भी डाउट पूछना है, जो भी चीज सीखना है, आराम से सीखे जा सकते हैं। बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ नेक्स्ट होमवर्क कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 51 से लेके 100। 70 51 से लेके 75 70 20 क्वेश्चन होमवर्क चाहिए। 2 दिन छुट्टी है, मतलब कल क्लास नहीं है, परसों क्लास है, तो 2 दिन के हिसाब से होमवर्क बताओ। तो 90 90। अच्छा चलो ठीक है, इसमें 90 तक कर सकते हैं, क्योंकि उधर जीओसी और आइसोमेरिज्म का भी तो सवाल रहेगा कुछ। यहाँ पे 40 क्वेश्चन ठीक है, और उधर भी हम ट्राई करेंगे कि 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन उधर भी होमवर्क दे दें, तो 60-70 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जीओसी तो बनने लायक सवाल है, ऑल्दो जीओसी में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं एमएस चौहान में रिलेटिवली, लेकिन वो इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि अगर इन केस जीओसी का कभी स्पेसिफिक सवाल आया और थोड़ा भारी रहे तो तुम लोग से सब सवाल नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक बार सीखेंगे तो अगली बार वो सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, तुम लोग उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, ये हम सजेशन देंगे, जो ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल होगा ना, उस ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल में जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को दिक्कत होगा या जो भी क्वेश्चन तुम लोग को अच्छा लगेगा, तो हमेशा उन क्वेश्चंस को कलेक्ट करते जाना, कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में, जो कुछ भी करके उसको कलेक्ट करते जाना, ताकि कल को रिवीजन के टाइम पे आराम से उन सब क्वेश्चंस को देख पाए। जो क्वेश्चन बन गया वो सब बन गया, बट जो क्वेश्चन जैसे बोला ना, यूनिक क्वेश्चन आते जाएंगे तुम लोगों के सामने, हमेशा यूनिक क्वेश्चन आते जाएंगे। तो जो क्वेश्चन तुम लोगों को लगता है कि जिसमें दिक्कत हुआ सॉल्व करने में, या जो क्वेश्चन तुम लोगों को लगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको रिवीजन के टाइम पे रख सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को कलेक्ट करते जाना। ऐसा भी कर सकते हैं कि उन क्वेश्चन को हम लोग टेलीग्राम में भेज सकते हैं, कि सारे के सारे टेलीग्राम में एक ही साथ ग्रुप करके उन सारे इमेजेस को भेज दिया करो, ताकि हम उसको कलेक्ट करके रखें अपने पास एज अ क्वेश्चन बैंक, और रिवीजन के टाइम पे उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ रैंडम क्वेश्चंस वगैरह सिलेक्ट कर करके क्लास में से रिवीजन के टाइम पे डिस्कशन कर लिया करेंगे, क्योंकि अब हम लोग का 1-1.5 महीने, मतलब अगस्त के जस्ट बाद से हम लोग का रिवीजन का प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 5-6-7 महीने, मतलब नॉर्मली 3 महीने रिवीजन के लिए होते हैं, 3 से 4 महीने। अगर इस चीज को हम लोग 7 से 8 महीना कर दें, क्योंकि मई में एग्जाम होना है तुम्हारा, तो अगस्त से लेकर के 7 ज्यादा ही, मतलब 10 महीने ऑलमोस्ट हो जाएगा। 10 महीने अगर रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक पढ़ना भी, कुछ रिवीजन भी करना है, बट अगर 10 महीने रिवीजन का टाइम मिल गया तो इसका मतलब स्कोर लाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर आराम से 650 प्लस आएगा ही आएगा। और तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग का स्कोर 650 प्लस आना चाहिए। जैसे सिलेबस थोड़ा भारी लगता है सीखने में, स्पेशली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है ये कि इंजीनियरिंग वालों के साथ क्लास कराना पड़ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इतने स्टूडेंट नहीं थे मेडिकल बैच में कि हम लोग अलग से किसी एक बच्चे का क्लास लगा पाए, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि फिजिक्स को इंजीनियरिंग वालों के साथ सीख पाना।
बट एटलीस्ट सीख तो लिया अगर वहां से, तो हम लोग डिस्कशन क्लास हम लोग इनफैक्ट पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। इसी दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आया, बट डिस्कशन क्लास अगर पहले से रखते तो एटलीस्ट मेडिकल ओरिएंटेड जो डिस्कशन है वो अपना चल रहा होता। बट ठीक है, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, उस चीज को हम लोग रेगुलरली करते जाएंगे। तो होमवर्क के लिए 90 क्वेश्चन तो ये हो गया। जीओसी में एक काम करो, मेरे पास 3-4 मिनट का टाइम है, हम क्वेश्चंस मार्क करा ही देते हैं, तब तक फटाफट नोट करते जाना क्वेश्चंस में जो जो करने हैं तुम लोगों को। पहले हम लोग जीओसी का डिस्कशन कर लेते हैं। जीओसी में क्वेश्चन नंबर 51, 52 ये तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ रखा, अपने कोचिंग में, दूसरे कोचिंग में भी पढ़ रखा होगा, तो उसमें 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, इसके बाद आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में आ जाते हैं। आइसोमेरिज्म में कहाँ तक होमवर्क दे रखा है? 30 तक दे रखा है बेसिकली। ये थोड़ा भारी सवाल है, बट ट्राई करके देखना। इसका एक एक पार्ट सवाल में पूछा जा सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इसमें ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, बट एक एक पार्ट सवाल में पूछा जा सकता है। 31, 32, 33, 34, 35, 36। सवाल को बड़ा मत समझना, ये सब सवाल बहुत बड़ा सवाल नहीं, एक्चुअली 5-5 पार्ट दे रखा है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा फील होता है। अदरवाइज सवाल तुम लोग के सेंस में जब आएगा तो उसका एक पार्ट आएगा। कोई एक सवाल देगा, पूछेगा मीजो है कि नहीं है, ऐसा बताओ। तो प्रैक्टिस करने के लिए सब क्वेश्चन ठीक है। 36, 38, 39, 40, 47, ठीक है 50, 47 एंड 50। ये सब क्वेश्चन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग का मीटिंग एंड होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो भी डाउट होगा आराम से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए टाटा, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.